हमारे और उसके साथ ही कालूराम जी, हीरालाल जी और जितने भी यहाँ पर अतिथिगण मौजूद हैं और उसके हमारे सामने बैठे सभी भामाशागण, समाज की सभी छात्र छात्राओं, युवा शक्ति एवं प्रबुद्धजन। अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हमारे समाज में भी प्रतिभा सम्मान समारोह होने जा रहे हैं। इन सब के लिए मैं सभी भामाशाह गणों को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने इस सफल आयोजन के लिए अपना सहयोग दिया। उन सबको ये सहयोग के चलते हमारे लाइब्रेरी परिवार में आज इतने बच्चे अध्ययनरत हैं और उनको सेवा देने के लिए यहाँ गेवर जी, हीरालाल जी हैं, कालूराम जी हैं, समय समय पर अपने ड्यूटी के साथ साथ अपने बच्चों के लिए समय देते हैं। और हम सब ने देखा है पिछले 2-3 साल पहले हमारे श्रीपति धाम जो संस्थापक हमारे महाराज हैं, उन्होंने भी हमारे समाज के लिए सामाजिक चेतना के द्वारा जो यात्रा में हम सब ने भाग लिया बढ़ चढ़कर, उनके दिशा निर्देशों के हम चलकर आगे बढ़कर कुछ नया काम करेंगे, हमारा समाज उन्नति करेगा। इसलिए मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहूंगी कि बाप जी के जो दिशा निर्देश दिए हैं उन सब पर चल के शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी जरूरी है और उसके साथ ही हमारे समाज को अपन कैसे आगे बढ़ाए इस दिशा में हमें कार्य करना है। हम अपने मंच पर जो आसीन व्यक्ति देखते हैं उन सब ने इस कार्यक्रम में अपनी कितनी सुविधा दी है, वो कितने दिनों से लगातार मेहनत कर रहे हैं। मैं इन सभी छात्र छात्राओं से यही कहना चाहूंगी कि आप भविष्य में जब भी कुछ बने तो अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए समय जरूर निकालें, उनको आगे बढ़ाने का। और हम सब जितने भी यहाँ पे समाज में प्रबुद्धजन बैठे हैं, हम सभी का यह काम है उनको आगे बढ़ाने का। इसके लिए मैं पुनः श्रीपति धाम लाइब्रेरी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय समाज, जय हिंद, जय भारत। माननीय कैबिनेट मिनिस्टर जोराराम जी कुमार सर, पचपदरा के पूर्व विधायक माननीय मदन जी प्रजापत सर, पवन जी एसडीएम दिल्ली कालूराम जी सर और मंच पर विराजमान प्रधान साहिबा और हमारे अतिथिगण और प्रजापत समाज से पधारे हुए समस्त पिता तुल्य बुजुर्ग माताओं और बहनों और प्यारे संतों, ये आज बहुत ही खुशी का पल है हमारे लिए कि आज हमारे समाज का एक बहुत बड़ा जो एक राज्य स्तरीय सम्मेलन कह सकते हैं हम, ये आयोजन हुआ है और हमारे समाज में इस प्रकार का आयोजन होना एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। आज हमारे समाज से जो आपके सामने मंच पर विराजमान प्रतिभाएं हैं, इनसे हम सीख लेते हुए हमें ये कोशिश करेंगे कि हम भी इसी प्रकार अपना उद्बोधन दें, अपने जो कर्तव्य हैं उसको पालन करते हुए नई ऊंचाइयां प्राप्त करें। तो आज जो जो पचपदरा के प्रजापत समाज के जो गणमान्य नागरिक और जो यहाँ की युवा टीम है, मैं उन सबका सादर आभार प्रकट करना चाहूंगा कि जो प्रतिभाओं को सम्मानित करने का आपने कार्य किया है वो एक वास्तव में प्रतिभाओं को मोटिवेशन देगा। और साथ ही प्रतिभाओं की ओर से मैं आपको ये भी विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि सम्मान समारोह को यहीं तक समाप्त नहीं करें, हम आगे तक भी बढ़ते जाएंगे और हम जो आज का सम्मान लेते जाएंगे और पूर्व में भविष्य में समाज को अपना 100% देते हुए अपन वापस इस समाज को पूर्ण रूप से अपना सर्वोत्तम इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और आप सबका पुनः आभार और धन्यवाद। कि मुझे माटी का बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है, तो मेरा प्रथम दायित्व जो इस कुर्सी के लिए या इस पद के लिए है वो मिट्टी का काम करने वाले हमारे प्रजापत कुमार भाई जो मिट्टी के काम करते हैं, चाहे वो किसी प्रकार का काम करते हैं, चाहे वो मटके बनाते हैं या मूर्तियां बनाते हैं या टेराकोटा जो मोलेला में है, चाहे पोकरण वाली इस तरीके की, उन सभी कलाओं के लिए जो काम करते हैं पहला दायित्व उनके लिए है। लेकिन उनकी संख्या कितनी है? 20%, 15%, 20%। बाकी समाज के लोग अभी पवन जी बता रहे थे उठ चुके हैं और हम सब लोग दूसरे कामों में आके सर्विस में जा रहे हैं या व्यापार में जा रहे हैं। तो मेरे लिए ये की बात है, समाज पूरा का पूरा समाज कुमार समाज है, प्रजापति समाज है, उसमें दो बातें आप हल कर सकते हो। एक वो कामगार जो हाथ से अभी भी काम कर रहे हैं, दूसरे हम जो दूसरे क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। तो आप सब लोगों की जिम्मेवारी और बढ़ जाती है कि उनको अपना छोटा भाई समझ के उनकी सेवा में लग जाएंगे। आप सारे भेदभाव के लिए सबको जरूरत है एक दूसरे की। मेरा ये इस बात के लिए निवेदन करते हुए मैंने जब मुख्यमंत्री जी से बात की, साहब हमारे जो माटी के कामगार हैं वो दयनीय स्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं, उनको काम छोड़ना पड़ रहा है,
उनका गुजारा नहीं होता है। तब उन्होंने कहा, बोला क्या चाहते हो? तो मैंने कहा भी एक तो राजस्थान के अंदर जयपुर में हमारा माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होना चाहिए, एक भवन बनेगा। तो उन्होंने बजट में इसकी स्वीकृति देकर प्रथम वर्ष में 5 करोड़ रुपए की इसकी स्वीकृति दी। उस भवन के अंदर हम हमारे कामगारों को प्रशिक्षण दे सकेंगे, उनके बनाए हुए आइटम रख सकेंगे और साथ में मशीनों का, आधुनिक मशीनों के द्वारा किस तरीके से काम किया जा सकता है और उसको पर्यटन से भी जोड़ने की योजना है। दूसरी बात कि आज भी लोग इतने कमजोर हैं कि वो इलेक्ट्रिक चाक तक नहीं खरीद पाते हैं और आज इस युग में भी पैरों से मिट्टी गूंथने का काम करते हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी और दिया कुमार जी के सामने ये बात रखी तो उन्होंने खुले दिल से 1000 चाक और 1000 मिट्टी गूंथने की मशीनों के लिए 5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। ये पहली बार हुआ है। लेकिन मेरा एक निवेदन है, मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है ना, एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है जिसमें सब लोग व्हाट्सएप में लिखते रहते हैं, डॉक्टर साहब ये होना चाहिए, डॉक्टर साहब ये होना चाहिए। तो उन सब बातों के लिए मैं उसके लिए बात रख रहा हूँ आपके सामने कि मैं कल और परसों 2 दिन दिल्ली में था। वाणिज्य मंत्रालय के अंदर मेरी मुलाकात माननीय पीयूष गोयल जी के उनके कार्यालय के अंदर उनकी आर्थिक सलाहकार रेणु दत्ता जी से हुई। उनके सामने मैंने बात रखी कि हमारे कामगारों का जब वो काम करते हैं तो मिट्टी के बर्तन बनाते वक्त उनको धूप में नहीं सुखा सकते, उनको छांव में सुखाना पड़ता है। बनाते हैं तो छोटे से कमरे में बनाते हैं और उसके बाद में उनको सुखाने के लिए चारपाई के नीचे, रसोई में, कमरे में, सब जगह उनको रखना पड़ता है। उनका जीवन बड़ा मुश्किल हो रहा है। और उसके बाद में जब वो पकाते हैं तो खुले में न्याय पकाते हैं, ऊपर से बरसात आ गई, अभी जैसे 1 महीना हो गया बरसात आते हो, ऐसे बरसात आते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। या तो इनके लिए बीमे की व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं तो जिस तरीके से किसानों के लिए भंडारण गृह के लिए सेट बना के दिए और पशुओं के लिए कैटल सेट दिए, उसी तरीके से हमारे माटी के कामगारों के लिए सेट बना के दिए जाए। इसकी मांग मैंने की है। दूसरी बात, छोटे जगह पर जहाँ पर काम करते हैं वहाँ उनके अपने जो अलाव जगह पे जिसको न्याय कहते हैं उसके से प्रदूषण होता है। शहरों में लकड़ी या उस चीज से बनाने पर पड़ता नहीं पड़ता तो वो क्या करते हैं, कचरे से पकाते हैं, जो कि उनके स्वास्थ्य को भी हानिकारक होता है और आसपास जब प्रदूषण होता है तो वो शिकायत करते हैं और काम नहीं करने देते। मैंने कहा इस समस्या के निवारण के लिए हम महिलाओं का समूह बना देंगे जिसको सेल्फ हेल्प ग्रुप कह रहे हैं। उसके तहत हमारे जो कामगार है उनको इलेक्ट्रिक की भट्टियां भी दी जाए, ये बात भी हमने रखी है। साथ में इस क्षेत्र के अंदर नवाचार करने के लिए स्टार्टअप, वहाँ हमारे साथ में एक बेटी गई थी जिसने स्टार्टअप शुरू किया है। मिट्टी के कामों के अंदर स्टार्टअप प्रधानमंत्री जी से सम्मानित हुई है और मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए उसको 10 लाख रुपए का अनुदान स्टार्टअप के रूप में मिला हुआ है। उसके लिए ये बात रखी। अब मैं आता हूँ इस बात की मुख्य बात के लिए कि एक छोटी सी बात कहाँ चली जाती है। हम पुराने जमाने से जब मिट्टी के बर्तन काम में लेते थे, खाना पकाने में, खाने में, तब हम बीमार नहीं होते थे। हमें ये कहा गया कि इसके अंदर बैक्टीरिया पनपता है और मिट्टी में खेलने से बैक्टीरिया पनपता है, तो धीरे धीरे लोग दूर हो गए। लेकिन वैज्ञानिक तथ्यों ने, वैज्ञानिक रिसर्च ने साबित किया है। हमारे अंजनी प्रजापति है, उन्होंने करीब 15 साल हो गए उनको इस रिसर्च में लगे हुए। अनेक रुड़की जैसी इंस्टीट्यूट ने भी प्रमाणित किया है कि माटी के बर्तनों में खाना बनाने से उनकी पौष्टिकता 100% के बराबर बनी रहती है। ये बड़ी बात है स्वास्थ्य के लिए। तो इस बात के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने ये, और दूसरी बात, जो हम धातु के बर्तनों में बनाते हैं, ठीक है बना रहे हैं, टूटने का डर होता है। टूटने के डर से बचने के लिए हम स्टील के बर्तनों का उपयोग करने लगे, दूसरे बर्तनों का, और प्रेशर कुकर तो सभी घरों में एल्यूमिनियम का यूज कर रहे हैं। उस एल्यूमिनियम के प्रेशर कुकर में बड़े हुए खाने से तो हम लगातार कैंसर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, गंभीर बीमारियों की ओर बढ़ते जा रहे हैं।
मैंने प्रधानमंत्री जी के सामने दो बातें रखी कि जिस तरीके से आपने मोटा अनाज को बढ़ावा देने के लिए किसानों के हित के निर्णय किया कि पिछला वर्ष जो 22-23 उसको एक वर्ष मोटा अनाज के रूप में मनाया, उसी तरीके से हमारे इस आगे आने वाले साल को पूरे एक वर्ष को माटी के बर्तन का साल बनाए, ताकि विश्व के अंदर स्वास्थ्य का संदेश भी जाए और हमारे कामगारों को काम भी मिले। साथ ही ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना चल रही है, इसके तहत वहां पर अपना प्रशिक्षण का कोई केंद्र नहीं है कहीं पर भी, तो जिले के अंदर हर जगह प्रशिक्षण केंद्र खोलने की बात की कि कहीं जाके सीखेगा कहाँ पर, किसी कुमार के घर जाके तो कोई दूसरा व्यक्ति सीखने नहीं चला, तो प्रशिक्षण केंद्र खोले जाए जहाँ की वो इस माटी कला का कामगारी का प्रशिक्षण ले सके। अब प्रशिक्षण केंद्र खोल जाएंगे तो उसके लिए प्रशिक्षक कहाँ से आएंगे, उसके लिए बहुत ही डिमांड की कि ITI के अंदर उसका कोर्स शामिल किया जाए, तभी तो प्रशिक्षण मिलेंगे। इस प्रकार से और माटी कला एक संपूर्ण कला है, उसको विश्वविद्यालय से लेके और नीचे प्राइमरी स्कूल से लेके सभी में एक पूरी कला के विषय के रूप में जोड़ा जाए। ये सब बातें मैंने रखी है इसलिए की है कि ताकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर बोलने की बजाय मैं लिखता नहीं हूँ, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। साथियों, ये मैंने मेरी अपनी जो इस सीट पर जो दायित्व दिया इसके बारे में बताया। अब अपने बात करते हैं प्रतिभा सम्मान समारोह की। प्रतिभाएं अपने आप उभरती हैं, उसको तराशना भी पड़ता है, दोनों बातें हैं। वो अपने आप में हीरा पहले से ही हीरा होता है, हीरा पहले से ही हीरा होता है, उसकी पहचान करके उसको तराश करके जब उसको रूप दिया जाता है तो वो अमूल्य रत्न बन जाता है, अमूल्य हीरा बन जाता है। तो ये प्रतिभाएं हैं, ये अपने आप में बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि आज यहाँ पर प्रतिभाएं सम्मानित हो रही है और श्रीपति धाम लाइब्रेरी ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा इन बच्चों को बच्चियों को यही पढ़ाया गया और ये आपने ये तराशने का काम किया है। ऐसे इस काम के लिए आप सबको साधुवाद, धन्यवाद बहुत बहुत। मैंने इस शिक्षा के लिए हरीसीटा कभी कह रहे थे कि शिक्षा के लिए पीछे लगे रहते हैं। गंगानगर में हरीसीटा में सावित्रीबाई फुले नाम से एक संस्था शुरू की और उसके तहत उन्होंने RAS IAS की परीक्षा की तैयारी करनी शुरू की। बीच में काम व्यवधान रह गया और मेरा वापिस इनको ले जाके दोबारा शुरू करवाने की और अग्रसर है। इनके सम्मान में भी जोरदार तालियां, तो ये भी लगातार। और बड़ी गजब की बात ये देखिए, ये पढ़ाते पढ़ाते खुद RTS और तहसीलदार बन गए, पढ़ाते पढ़ाते बने उसके अंदर एजुकेशन देते हुए। साथियों, जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और जिन बच्चों ने यहाँ पर अभी BA किया है, ग्रेजुएशन दूसरे विषयों में किया है, जो टीचर लगे हैं और 12वीं 10वीं में जिन्होंने अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं, मेरा सभी से विशेष बीच में गैप रहता है, बात रखता हूँ मैं कि हमारी 10वीं वो प्लेटफॉर्म है, 10वीं कक्षा वो प्लेटफॉर्म है, बच्चे को वहां तक पढ़ाओ। 10वीं कक्षा वो प्लेटफॉर्म है, वहां से वो बच्चा ये तय करता है और साथ में उसके अभिभावक उसको मार्गदर्शन दे, तो वो ये तय करता है कि मुझे सड़क पर अपनी गाड़ी दौड़ानी है या उसको रेल बना के उसको दौड़ाना है या उसको हवाई जहाज बना के आसमान पर उड़ाना है। वो प्लेटफॉर्म उसको 10वीं में मिलता है। उसके बाद में 12वीं में जो बच्चा क्लियर करता है तो उसके बाद में 15-20 दिन का एक समय होता है, सिर्फ 15-20 दिन का समय होता है कि वो सब्जेक्ट क्या ले, आर्ट लेवे, कॉमर्स लेवे या साइंस लेवे। माता पिता को ज्यादा ध्यान नहीं होता, काउंसलिंग होती नहीं है, वो अपने साथियों से सलाह करके कोई कॉमर्स में चले गए, चलते हैं कॉमर्स लिया, मैं भी कॉमर्स ले लेता हूँ, अच्छा BSc में एडमिशन ले क्या, मैं भी BSc में एडमिशन ले लेता हूँ, और इसी प्रकार से एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन चलो ये प्रक्रिया, एक बात तो ये है कि हमें प्रतिभा सम्मान समारोह के साथ में काउंसलिंग की व्यवस्था एग्जाम के रिजल्ट के तुरंत बाद में करनी चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को ये पता लगे वो खुद क्या बन सकते हैं। मुझे गेहूं जी ने बताया कि हम यहाँ काउंसलिंग करवाते हैं, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो ये व्यवस्था कर रहे हैं। अब बात आती है कि ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में किया हो, अभी आपके सामने
साइंस से ग्रेजुएशन किए हुए ये बैठे हुए हैं, आर्ट्स अभी कर सकते हैं, तो आप ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से करें, ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से करें, कोई ज़्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ता। आप आर्ट से कर रहे हैं, आप मन में सोचोगे उसमें तो दूसरे लोग ही आएंगे, नहीं, ग्रेजुएशन यूपीएससी और आरपीएससी की प्रथम उसकी क्वालिफाइड एग्जाम है, उसमें ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं उन बच्चों के लिए विशेष बात है। अपने आप को मजबूत करो और ये दृढ़ निश्चय करो पवन जी की तरह से कि मुझे आईएएस और आईपीएस बनने के लिए यूपीएससी का एग्जाम देना और मुझे वहां से सफलता हासिल करनी है, ऐसा दृढ़ निश्चय करो आप लोग। मैं आपके सामने बात करना चाहूंगा कि जिस तरीके से इंग्लिश में कहावत है, नॉट फेलियर बट लो एम इज क्राइम, समझ रहे हो? नॉट फेलियर बट लो एम इज क्राइम, समझे? फेल होना नहीं, बल्कि लक्ष्य जो नीचा रखोगे, लो एम रखोगे, वो आप अपराध कर रहे हो। मतलब फेल होना अपराध नहीं है, लेकिन अगर आपने लक्ष्य नीचा निर्धारित कर लिया तो वो अपराध है। तो आप जीवन में ये जो सोचते हो कि मैं तो अब पढ़ते पढ़ते ग्रेजुएशन कर ली, अब क्या करें, चलो अब बीएड कर लेते हैं, अब क्या करें, बीएड भी हो गई, अब क्या करें, बोले जो साइंस वाले जो एमएससी कर लेते हैं, फिर अब क्या करें, बोले लेक्चरर लग जाते हैं या टीचर लग जाते हैं। टीचर लगे उनको मैं बधाई देता हूँ, फिर भी उनके लिए मैं ये कहता हूँ एक बार वो भी यूपीएससी का एग्जाम दे। टीचर लगना ये एक साधारण प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन आप अगर ये धारण करो कि हमें एक बार एग्जाम जरूर देना है, तो मैं ये कहता हूँ इस बात के लिए यहाँ पर क्या परेशानी आती है, या तो उसको मार्गदर्शन नहीं मिलता, हर बच्चा बन सकता है, या तो उसको मार्गदर्शन नहीं मिलता, या उसको सहयोग नहीं मिल सकता, आर्थिक सहयोग नहीं मिलता। अभी हमारे जोराराम जी कह रहे थे जो खर्चे कम करने हैं वो, तो मैं एक बात कह रहा हूँ कि यहाँ से जो प्रतिभाएं अगर इस बात से पार नहीं जा सकती कि वो उनके परिवार वाले उनका यूपीएससी के एग्जाम के लिए तैयारी के लिए खर्चा नहीं उठा सकते, तो मैं जो अभिभावक शादियों में महंगे खर्च करते हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो कुछ हिस्सा उनके लिए भी निकालें और उन बच्चियों को पढ़ाने का जिम्मा ले लें उनके लिए। मैं एक बात और भी रखना चाहूंगा कि अभी मैं जैसे स्पीच देता हूँ ये, तो सूरतगढ़ के पास में विजयनगर जगह है, वहां मैंने ऐसी तरीके से स्पीच दे दी, कोई हफ्ता भर बीता, वहां से एक पूजा नाम की बेटी का फोन आया, बोले दादाजी मैंने एक बात कहनी आपसे। मैंने कहा बोलो। बोले मुझे दिल्ली में दृष्टि इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है। मैंने कहा ले लो। बोले मेरे घर वाले मना कर रहे हैं। मैंने कहा मैं घर वालों से बात करके मना लेता हूँ। बोले ये बात नहीं है। तो मैंने कहा बोले फीस नहीं भर सकते, घर की स्थिति ऐसी नहीं है। तो मैंने कहा हो जाएगी व्यवस्था। तो क्राउड फंडिंग के अंदर जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ज्ञान बगाड़ते हुए ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, मैंने ऐसे एक जोरदार ग्रुप के अंदर उड़ा डाला कि अब आप करके दिखाओगे, आपके सामने लक्ष्य है और इस बच्ची की फीस भरो। वहां से उस बच्ची की भी फीस भरी गई, एक बच्ची की और 2 बच्चियों का एडमिशन कल दिल्ली के अंदर दृष्टि आईएएस के अंदर वो जो है वहां पर करवाया गया है। हमारे इस राजस्थान से गई है और दोनों का एडमिशन भी अपने यहाँ से बीपीएल जो ग्रुप है उसने करवाया है। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ से मैं करता हूँ। अब दूसरी बात आती है कि छात्रावास पढ़ने चाहिए हर जगह पर। मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने रखी भी जो हमारा निम्न वर्ग है उसके लिए तो आपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की घोषणा कर दी, चार्ट की घोषणा कर दी, लेकिन ये दूसरा बहुत बड़ा वर्ग है, इनके लिए भी कुछ चाहिए। बोले क्या चाहिए? मैंने कहा इनके लिए हमें छात्रावासों के लिए हर एक जिला मुख्यालय पर जगह चाहिए, वो हमें अलॉट करके दो। और साथ में मैंने कहा कि जहाँ पर भी छात्रावास के लिए हमारी एप्लीकेशनें लगी हैं उनको प्राथमिकता के तौर पर मंजूर करके उनके पट्टे जारी किए जाएं। और मुझे बड़ी खुशी है, मैं इस मंच से मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कर रहा हूँ कि जयपुर में करीब 8 सालों से पेंडिंग फाइल पर 21 अगस्त को पट्टा जारी हो चुका है, पहला पट्टा छात्रावास के लिए। साथियों, छात्रावास हम धर्मशाला बनाते हैं, हम मंदिर बनाते हैं और छात्रावास भी।
आज की जरूरत है हमारे लिए छात्रावासों का निर्माण। छात्रावास के लिए जगह आप चिन्हित करो, पट्टे की फाइलें की पेंडिंग है तो दुलाराम जी राज में है, प्रतिनिधि है, मैं हूँ, हम मिल के दोनों जने आपके उस काम को आगे बढ़ाएंगे और निश्चित तौर पर ये समस्या नहीं रहने देंगे, ये सब मेरा विश्वास है। अब रही बात, लोग हमें कह देते हैं महाराज जी, बोले धर्मशाला बनाने से क्या होगा, मंदिर बनाने से क्या होगा, और छात्रावास की बात तो अब चलने लगी है। कहूँ कि जब आप मजबूत दिखोगे, हमारा समाज मजबूत दिखेगा। मजबूत कैसे दिखेगा? बोले जोगेंद्र जी का घर बहुत बढ़िया है, प्रहलाद जी के यहाँ जाएंगे, बोले साहब कोठी 3 प्लाटों में बनाई हुई है, तो बोले हरीश जी के, बोले साहब को 2000 मकान बना है। तो मकान तो हमारे सारे हुए, आप लोग खुश किस बात से हुए हो? क्योंकि आपके समाज के अंदर ऐसे व्यक्ति हैं जिनके घर इतने शानदार हैं। जब वो घर, हमारा समाज का धर्मशाला बड़ी होगी और उसके अंदर हम दूसरे लोगों की सेवा कर सकेंगे, हमारे बच्चे बच्चियों की शादियों में हमारे पैसे बचेंगे, वो पैसे काम आएंगे। और उसी प्रकार से जब हमारा सीना थोड़ा हो जाता है, जब दूसरे कोई मांगते हैं, प्रजापति धर्मशाला के अंदर हम अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, और जब वो लेने आता है तो सीना थोड़ा हो जाता है, इसलिए वो धर्मशाला भी जरूरी है। और छात्रावास के लिए तो बात ये है ही है, अभी ये बात कर रहे हैं बारी बारी, मैं ये कह रहा हूँ बहुत अच्छा हुआ, बरसात जोरदार रही कि आपको अंदर करना पड़ा। मैं ये कह रहा हूँ बहुत अच्छा हुआ कि बरसात जोरदार आई और आपको ये आयोजन अंदर करना पड़ा, नहीं तो ये ऐसा अब की बारी नहीं दिखेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ये भवन भी शानदार रंगत ले लेगा, क्योंकि समाज के भानमासा यहाँ पर बैठे हैं, वो ये बीड़ा उठा लेंगे और आपकी कार्यकारिणी उसको भी भव्य रूप देगी। और जिसके अंदर एसी हॉल होना चाहिए, बच्चे बच्चियां बैठे, आप समाज के आयोजन करो, साल में एक ही क्यों करते हो, आयोजन करो, दूसरे समाजों के लोग इस भवन को बुकिंग के लिए यहाँ पर आए, समाज का नाम होगा, आप सबका हमारा काम होगा। ये भी बहुत अच्छी बात है कि इस बात के लिए कि बरसात आई। साथियों, मैं आपके सामने जब अभी प्रतिभाएं सम्मानित हो रही थी, मैं मदन जी के क्षेत्र के अंदर और गुरुदेव के आशीर्वाद से यहाँ मैं इनका 2-3 जगह प्रवचन सुने हैं, जो उसका रिजल्ट गुरुदेव यहाँ पर वो में भी सम्मानित हुई बेटी के साथ साथ में। इसलिए इस बालोतरा की धरती को मैं प्रणाम करता हूँ कि यहाँ पर आप बेटियों के साथ लोगों को पढ़ाने का काम कर रहे हो, क्योंकि उनकी भी इच्छा होती है, पढ़ाई छूट जाती है बीच में और वो उनकी शादी हो जाती है, लेकिन उनको पढ़ने देना भी आप में एक बड़ा समाज सुधार का काम है, वो भी कुछ बन सकती है। हमारे गंगानगर की एक अभी एसडीएम है और अभी दिया कुमार जी के उसमें लगी हुई है चंचल वर्मा, चंचल जी वर्मा, तो ये उदाहरण है। उन्होंने शादी करने के बाद में आईएएस का एग्जाम दिया और आरएएस का एग्जाम दिया और वो आरएएस अधिकारी लगी। तो आप सब लोग, बच्चे बच्चियां सब लोग इस बात को ध्यान रखें और लगातार इस क्षेत्र में आगे बढ़े। मैं ये बात भी है कि जैसे भी पवन जी ने बताया, मैं हमेशा पवन जी एक बात कहता हूँ, ऐसा इसलिए कि एक बात बताऊं कि ये आइंदा पर्ची मत पकड़ाना, नहीं तो बुलाना नहीं, गलत बात होती है। हम हमारी बात ही नहीं कह सकते तो फिर यहाँ क्या करेंगे? आपसे चलो करते हैं शुरू। मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा हूँ, जैसे पवन जी ने कहा कि फेल होना कोई गुनाह नहीं है, तो मैं तो खुद ही कहता हूँ, आपने 3 साल के अंदर ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन करने वाले कितने साल में करते हैं? 3 साल में। तो आप एक लक्ष्य रख लो 4 साल का, तो मुझे पहले साल की नहीं, मुझे 4 सालों में यूपीएससी क्लियर करनी है, आरपीएससी क्लियर करनी है और मुझे आईएएस बनना है, आरएस बनना है, जो चाहोगे वो बन जाओगे। पहले साल में आपने परीक्षा दी, मेंस रह जाओगे, फेल हो गए, घबराओ मत, दोबारा दो। जब दोबारा दोगे तो मेंस आपका जो जिसको कहते हो प्री टेस्ट है वो पास हो जाओगे, प्री टेस्ट पास हो गए तो मेंस में पहुंच जाओगे। अभी यहाँ पर 8 बच्चों ने प्री एग्जाम दिया है, उनमें से मैं शुभकामना देता हूँ कि वो निकल जाए सारे के सारे। लेकिन अगर
सारे के सारे पास हो जाए और इंटरव्यू करके भी IRS बने। लेकिन अगर ना हो ना तो घबराने की जरूरत नहीं है, दोबारा फिर दें तीसरे साल में, तो उस बार उनका प्री भी पास होगा और मेन भी पास होगा और वो इंटरव्यू में चले जाएंगे और इंटरव्यू में फिर हो सकता है रह जाएंगे। उनको मैं जरूर इस अवसर पर बहुत तब सबकी तरफ से बधाई देना चाहूंगा कि आप अभी RS बने हैं। साथ ही हमारे बीच में प्रेरणा स्रोत रहे हैं और 2 बार के, और आप सबके दिल के जन जन के प्रिय, और मुझे लगता है 17 जिले अगर करीब राजस्थान में बने हैं, उनके पीछे अगर एक नाम है तो वो है मधुपुर जिला लेकिन उसके साथ में 17 और जिले, ये उनके पीछे जिनका हाथ रहा है। साथ ही हमारे बीच में महिला शक्ति के रूप में ममता जोगेंद्र जी, दोनों का नाम साथ ही बोल रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा जब यहाँ पे एक नारी शक्ति इस प्रकार से बोल रही है, और यहाँ पे इतनी नारी शक्ति बैठी है कि मेहंदी डोली कंगन का श्रृंगार नहीं होता। इन नारियों के लिए मैं 2-4 लाइनें शुरू करते हुए आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करूं कि मेहंदी डोली कंगन का श्रृंगार नहीं होता और रक्षाबंधन भैया दूज का त्योहार नहीं होता, रह जाते हैं वो घर आंगन सूने बनकर जिन घर में इन बेटियों का अवतार है। तमाम लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, शायद नाम रह गया, माफी चाहता हूँ। क्योंकि मुझे मौका मिला है इस मंच पे हमारे राज्य मंत्री के रूप में मल्टीकला बोर्ड से प्रहलाद सिंह राव साहब हैं, उनको सुनना है, IAS साहब को सुनना है, राठौर साहब को सुनना, और विशेषकर जिन गुरुदेव को सुनना है, गुरुदेव के बारे में संक्षिप्त परिचय देते हुए मैं इस जानकारी आपको देने के लिए मुझे यहाँ जरूर मौका मिला है। मैं धन्यवाद एक बार पुनः दूंगा, शायद रह जाए, क्योंकि श्रीपति धाम से अगर लाइब्रेरी के रूप में, शिक्षा के रूप में मैं खुद जालोर से हूँ। मैं 1999 से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे मैंने अभी यहाँ से हमारे कैबिनेट मंत्री गए हैं जिन्होंने 25 साल से निवेश्वर माध्यम में ये सम्मान समारोह आयोजित कराने का श्रेय हमारे गोरखनाथ जी को था, और तब से उन्होंने मुझे माइक घुमाया है, ऐसे कार्यक्रमों के अंदर जाने का मौका मिला है। लेकिन अगर ऐसे कार्यक्रमों में सिर्फ जाते हैं, सम्मान होता है, खाते पीते हैं, घर चले जाते हैं, लेकिन अगर वास्तविक कोई काम हुआ है, धरातल पे काम हुआ है, तो वो बालोतरा की धरती पे श्रीपति धाम लाइब्रेरी ऑनलाइन क्लासेस के रूप में वास्तव में धरातल में काम हुआ है। छात्रों के लिए विशेषकर से काम हुआ है। पहला जी सर, बहुत सारा कार्यक्रम होता है हमारे इस मारवाड़ में, और बहुत सारे प्रतिभावान समारोह होते हैं, लंबे लंबे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन वास्तव में अगर कोई धरातल में काम है तो इस बालोतरा की धरती से मैं नमन करता हूँ। प्रेरणा स्रोत हमारे रहे गुरुदेव गोविंद वल्लभ दास जी महाराज, जिनके बारे में बहुत सारी बातें आपने सुनी भी होगी, उनका जीवन परिचय हुआ होगा, और ठेठ सुरई की उस धरती से आप आते हैं जालोर को लाद करके, और ठेठ बालोतरा के उस बाड़मेर की धरा पे जो प्यार और जो स्नेह और जो श्रद्धा मुझे मिली है, मैं आप सबको नमन करता हूँ। गुरुदेव के प्रति आपने जो श्रद्धा व्यक्त की है, जिस प्रकार की 2.5 महीने की जो यात्रा चल पड़ी थी, रथ यात्रा, और जिस प्रकार से पढ़ते थे, जिस प्रकार से सुनते थे, मैं नमन करता हूँ आप सब लोगों को कि आपने इतनी श्रद्धा गुरुदेव की प्रति रखी। वो गुरुदेव एक छोटी सी घटना, और छोटा सा मैंने कई बार निवेदन किया है साथियों, प्रतापा कुमार का पथमेड़ा के उस पास के गांव में एक कुआं था, और उस कुएं पे के सामने जाल के बड़े बड़े वृक्ष थे। उस जाल के वृक्षों पे आकर एक महात्मा विराजमान हो गए, जिनका नाम था दत्त शर्मानंद जी। वो एक संत थे, घूमते घूमते आए, वहां पे उन्होंने निवास किया, और निवास करने के बाद में वहां एक घटना घटित होती है। 8 गायों को तस्करी हो रही थी, पाकिस्तान की सीमा में ले जाया जा रहा था। दत्त शर्मानंद जी ने कुछ युवाओं का सहयोग लेकर के उस गायों को छुड़ाया। अब गायों को छुड़ाया, गायों को रखेगा तो सामने प्रजापति का बुआ था, डेरा था, बहुत सारे पशु थे, बड़ी फैमिली थी। उन्होंने कहा महाराज ढेर गायों कटे कोण भाग का भरियो कटे हमारी लगे आ गयो मारे पशु रे हाथी અને ગ્રામરે હાથી ગ્રામ પશુ મારવાડી તો હે ગમજો છો તો અને તમને હાથી કે મારે એ પાણી પીને મેં ચરાવી કાઢતી આનો સેવા યાપન પ્રવી वे गायों 8 गायों है प्रताप बारे मेरा मात्र ग्रामरे हाथी गई चले घरे पानी पिए जब रोटी गए। अन दौरान दत्त शर्मानंद जी हिमालय की यात्रा 2 साल तक हिमालय की वहां पे
धर्मगांव के अंदर तपस्या करने के बाद पुनः आते हैं और पुनः आने के बाद उस डाल के वृक्षों के बीच में कुटिया बनाते हैं, छोटा सा मंदिर और एक कुटिया बनाते हैं। अब जब कुटिया बनाई तो प्रताप माँ के बेरे से वहां पे दूध देने आते थे बच्चे, उनके लिए भोजन लाते थे और उस भोजन देते देते उस चरणानंद जी ने क्या किया, वो बच्चे साथ आते थे, उनको शिक्षा देने का काम किया, उनको गीता का पाठ सुनाते थे और गीता का पाठ बच्चे को प्रसाद दिया करते थे। उस प्रसाद के भरोसे बहुत सारे बच्चे हैं वो वहाँ जाना शुरू हो गए। ऐसे करते करते महाराज साहब जी का थोड़ा बहुत बढ़िया हो गया, उनकी बहुत अच्छी कुटिया हो गई और जो 8 गायें थी उन गायों को उन्होंने गौशाला के रूप में स्थापित करके धीरे धीरे वो गौशाला बड़ी होती गई। 8 गायों से शुरुआत की थी और वो गौशाला जब बड़ी होती गई और उस प्रताप बाग में जो 12 साल का शुरू था वो 12 साल से इतना चरणानंद जी से इतना उनका लगाव हो गया कि वो उनको समर्पित ही हो गया और गुरुदेव ने और उनके शिष्य ने मिलकर के उस गौशाला को इतना बड़ा किया कि दुनिया में एक समय उनका नाम हो गया जिसका नाम पथमेड़ा गौशाला 1.5 लाख। अभी आपको देखा होगा, अभी कुछ समय पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो आ रहा है उसके 4000 एपिसोड पूरे हुए तारक मेहता के उल्टा चश्मे में और पूरे विश्व में जिसको जिस प्रकार से पारिवारिक धारावाहिक के रूप में देखा जाता है उसका मालिक आता है और वो पता नहीं 15-16 लाख रुपए लेकर के पथ महाराज की गाय गौशाला के अंदर आकर के गायों को समर्पित करता है। उसने पूरे भारत भर के अंदर चुना तो पथमेड़ा की उस गौशाला को चुना और उस पथमेड़ा की गौशाला में जब इतना सब कुछ हो गया वो शिष्य और गुरु दोनों का इस प्रकार से जो संगम हुआ, इतनी बड़ी जो गौशाला हो गई और ऐसी गौशाला के अंदर पूरे मैं कहता हूं कि जिस प्रकार से कोई हिंदुस्तान का ऐसा कोई किसी पार्टी का नेता नहीं होगा जो वहां पे नहीं आया होगा, बड़े से बड़ा कोई अधिकारी नहीं होगा जो नहीं आया होगा और इतने अरबपति, करोड़पति छोड़ो अरबपति बहुत सारे वहां पे समर्पित है। ऐसे भी वहां पे लोग समर्पित है जो करोड़ों रुपयों का दान देते हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। बड़ी गौशाला हो गई, तन मन और धन से पूरी तरह से लोगों का इतना था और वहां पे वो 21 साल तक जो शिष्य 12 साल की उम्र में समर्पित हुआ था, 21 साल तक गुरुदेव की सेवा करते हुए जो बीत गए, उनको लगा कि आज मुझे 21 साल जरूर हुए हैं, गायों की खूब सेवा की है, गुरुदेव की सेवा की है, लेकिन मैंने जिस समाज के अंदर जन्म लिया है कुमार समाज के अंदर, अगर कुमार समाज की बच्चियों में बच्चों में संस्कार पैदा करने का काम करूं, मैं शिक्षा का काम करूं तो शायद मेरा जीवन धन्य हो जाए। गुरुदेव से आज्ञा ली, चरणानंद जी से ऐसे शिष्य को छोड़ सकता है क्या? 21 साल तक जिसको बेटे की तरह जिन्होंने पाला हो और पुत्र की तरह वो वहां पे रहे हो, भरे हुए रुंधे हुए गले से गुरुदेव को बड़ा जब उन्होंने विनय किया तो गुरुदेव को उनको आज्ञा देनी पड़ी और इतने बड़े गौशाला जहाँ पे किसी प्रकार की कमी नहीं, बढ़िया से बढ़िया जीवन जिन्होंने जिया हो उसको जीवन उस तमाम को छोड़ करके ठेठ वहां पे एक पिंडवाड़ा में ऐसी जगह आप जाकर के रहते हैं गुरुदेव जहाँ पे पीने को पानी भी ढंग का नहीं होगा, भोजन भी गोवर्ती को भोजन कैसे करना, कितनी कठिनाइयां हुई होगी, जो गऊ का दूध और गऊ के घी के अलावा नहीं खाते हो कितनी कठिनाइयां होगी। 1.5 साल तक वहां रहे और बिल्कुल मुझे उन्होंने जरूर कहा था, मेरी जो इच्छा थी कि अगर कुमार समाज का कोई भला करने वाला आदमी है, कोई राजनेता भला नहीं कर सकता, मेरे जैसा कोई समाज का आदमी भला नहीं कर सकता, क्योंकि समाज के आदमी 7 पीढ़ी उसकी खंगाल देंगे। अगर किसी समाज का कोई भला कर सकता है तो उसे संत कर सकता है, क्योंकि वो बिल्कुल इस बात को है। से मुझे कार्यक्रमों का संचालन करने का मौका मिला, हर जगह जाता था, हर जगह हर आदमी के दिल में दर्द था कि मेरे समाज में राजनेता पैदा हो। तो बढ़िया बात है कि प्रहलाद जी नाथ जैसे हमारे बीच में जोराराम जी आज राजस्थान की जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ 7वें नंबर पर कैबिनेट का दर्जा मिला, उसके बावजूद भी हमारे अंदर एक दर्द था कि राजनीति में हम आगे नहीं है, शिक्षा में आगे नहीं है। हमारे बीच में पवन जी बैठे हैं, IAS के पद पे हैं, लेकिन वो भी गिनती के अगर आज यहाँ पे 7-8 IAS बैठते कितना बड़ा अच्छा कितना बड़ा मजा आता, लेकिन आज हमारे बीच में पवन जी उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, इतने RS करते हैं। ये दिल हमेशा दुखता था, दर्द होता था कि ऐसा संत मिले जो बिल्कुल हमारे समाज को शिक्षा के बारे में समर्पित हो और शिक्षा के बारे में, वो भी संत कैसा
माफी चाहूंगा कोई लिखा नहीं है वो शब्द जो बिल्कुल नशे पत्ते से दूर खुद शिक्षित हो, ऐसे समाज को शब्द की जरूरत थी। मैंने कई बार बच्चों से किया, लेकिन मैं आपको कहूंगा मेरे भगवान में भी 4 भुजा नाथ का शिष्य हूँ। मेरे घर में 4 भुजा की आरती होती है। भगवान की आरती होने के बाद मैं बैठ गई था, उस समय घंटी मिलती है नफसा। मैंने आश्रम छोड़ दिया है, अपने समाज के लिए काम करना चाहता हूँ। जब मैंने समाज के लिए काम किया, 1.5 साल में एक ऐसी जगह, बिल्कुल पथरीली जगह, आप देख सकते हैं कि यहाँ तो एक पेड़ भी खड़ा नहीं हो सकता, उसको आज जिस प्रकार से काया पलट करती है और श्रीपति धाम के रूप में 2018 से उचित किया है, वो संत ब्रह्म पूजी ब्रह्म आदरणीय ब्रह्म शब्द है। मैं चाहता हूँ, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे वक्ताओं को कहनी है, आज इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर कह के जाऊंगा, जिस प्रकार से गुरुदेव ने इतना बड़ा जगह छोड़ दी, अपने उस पिता उनको छोड़ दिया गुरुदेव को, किसके लिए? हमारे भरोसे कि मेरा कुमार समाज विकसित हो, कुमार समाज आगे बढ़े। तो मैं भी आपसे ये झोली फैला करके आपसे भीख मांगना चाहता हूँ कि अगर तन मन धन से कुमार समाज अगर गुरुदेव के पीछे अगर लग गया तो आने वाला समय मेरे समाज का होगा। मैं गारंटी देता हूँ कि नलिन के पांव पत्थर चूक नहीं होते और द्वार उपलब्धियों के कभी बंद नहीं होते, और बड़ा गया जिसने हौसला पाकर उसके लिए गुरु कभी घटे होते। तो आइए अब तन मन धन से बिल्कुल गुरुदेव की जो भी आज्ञा हो, जो भी श्रीमती धाम से आदेश मिले, उसका पालन करते हुए गुरुदेव के प्रति समर्पित हो जाए। मैं पिछले 2018 से गुरुदेव के साथ में हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ, गुरुदेव रात दिन ये करते हैं। ठीक जैसलमेर के आगे बैसा की 15 किलोमीटर दूर है जोगेंद्र जी, ठेठ वहां जाते हैं और रात में को मुझे 2:30 बजे चालों छोड़ करके आप श्रीपति धाम जाते होंगे और सुबह उठ करके फिर दूसरे स्थान की यात्रा करने के लिए कितना काम करते हैं, कितने मेहनत करते हैं। इनको मत चाहिए था तो मत मेरा कर छोड़ते, उनको चाहिए मेरे समाज की बेटियां शिक्षित हो, मेरे समाज की बेटे शिक्षित हो, IAS और RS निकले और राजनीति में बड़े-बड़े पदों पे मेरे समाज के बेटे जाएं। ऐसी आशा और विश्वास मेरे गुरुदेव के अंदर है। आइए मैं आप सबसे निवेदन करते हुए कि हम गुरुदेव के प्रति उस श्रद्धा को, उस विश्वास को इस दिशा में लगातार प्रयास करने वाले श्रीपति धाम के संस्थापक गोविंद जी महाराज, निर्मलदा जी महाराज साहब, यहाँ पर विराजमान पाटोदी की प्रधान ममता जी, उनके सहयोगी जोगेंद्र जी, दिल्ली से पधारे IAS सम्मान्य पवन जी, तहसीलदार जी, पचपदरा के पूर्व विधायक सम्मान्य मदन जी प्रजापति, जयराम जी, मोहन जी, कालूराम जी, तहसीलदार जी और मंच पर विराजमान सब अतिथिगण, लखपत जी जो पूरे राजस्थान भर में समाज के कामों के लिए जब भी बुलाते हैं तो उपस्थित होते हैं। समाज की सेवा में हमेशा इनका उद्घोषक के रूप में बहुत ही सराहनीय सहयोग रहा है। चाहे कहीं बुलाओ, मारवाड़ में बुलाओ, गोलवाड़ में बुलाओ, चाहे मुंबई में बुलाओ, पुणे में बुलाओ, सब जगह उपस्थित रहता है। सम्मानित नरपति आर्य, यहाँ पर विराजमान सभी अतिथिगण, समाज के मिले सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, भाइयों बहनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आज अभी जैसे कोई मोदी का कार्यक्रम है, जोधपुर में 2:30 बजे वहाँ पहुँचना है, इसलिए महाराज जी से निवेदन किया कि पहले मुझे यहाँ से थोड़ी सी इजाजत मिल जाए, तो नहीं तो बैठता, मैं पूरे समय बैठता हूँ, हमेशा समाज के कार्यक्रमों में पूरा समय लेता हूँ। वहाँ पर समय पे पहुँचना भी जरूरी होता है।
सबसे पहले तो समाज को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने श्रीमती धाम लाइब्रेरी और ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था यहाँ पर शुरुआत की है और इससे निश्चित रूप से हमारी जो ये प्रतिभा है उनको आने वाले समय में उसका फायदा मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान होगा और प्रतिभाओं को यहाँ से गाइडलाइन मिलेगी तो आगे जाकर के प्रतिभा अपने अपने क्षेत्र में इनको जो अवसर मिलेगा इस यहाँ की जो गाइडलाइन मिलेगी उससे उनका अवसर भी मिलेगा और उसका लाभ इन प्रतिभाओं को मिलेगा। और साथ साथ में आज प्रतिभाओं का सम्मान समारोह भी है तो पूरी संस्था को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि समाज की इन होनहार प्रतिभाओं को इन प्रतिभाशाली प्रतिभाओं को आपने यहाँ सम्मान का कार्यक्रम रखा। निश्चित रूप से प्रतिभाएं सभी क्षेत्रों में होती है, चाहे संत महात्माओं में देखो तो वहाँ भी प्रतिभाएं होती है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में देखो तो वहाँ भी प्रतिभाएं होती है, सामाजिक समाज के कार्यों में रुचि लेकर सेवा करने वाले होते हैं तो वहाँ भी प्रतिभाएं होती है। सरकारी नौकरियों में जो लगे हुए हैं उनमें भी कई उच्च कोटि की प्रतिभाएं होती है जो अपने कामों से इस देश की सेवा करते हैं, जनता की सेवा करते हैं। और विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं उनमें भी प्रतिभाएं होती है। उन सभी प्रतिभाओं को हम सबको निखारने की जरूरत होती है, उनको मोटिवेट करने की जरूरत होती है, उनको प्रोत्साहन देने की जरूरत होती है। और जब जब प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलता है तो प्रतिभाएं निश्चित रूप से और ज़्यादा उमंग के साथ में और ज़्यादा जोश के साथ में अपने अपने क्षेत्र में काम करती है। तो निश्चित रूप से आज यहाँ सभी क्षेत्रों की प्रतिभाएं यहाँ बैठी है और उनका मान सम्मान भी होगा और हुआ है और जो विद्यार्थी है उन सबका भी यहाँ सम्मान होगा। इनको प्रोत्साहन और आगे जाकर के ये विद्यार्थी पढ़ लिख करके इस समाज का नाम रोशन करेंगे, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे, आगे जाकर के देश सेवा में कहीं कहीं अपना योगदान देंगे। भाई अभी जो जमाना है वो जमाना है शिक्षा का। अपना लंबे समय से उपेक्षित रहे या सभी क्षेत्रों में पिछड़े रहे। जब जब भी मंच पे समाज के मंच पे चिंतन की बात जब आती है तो हम कहते आते हैं कभी लंबे समय से कभी हमारा क्षेत्र हमारा समाज आर्थिक क्षेत्र में भी पिछड़ा हुआ था, हमारा समाज सरकारी नौकरियों में भी पिछड़ा हुआ था, बाकी अपनी भागीदारी कम है और भी प्राइवेट सेक्टर में भी हमारा समाज पिछड़ा हुआ था। तो ये पिछड़ा हुआ होने का कारण था पहले भाई हमारे समाज में शिक्षा नहीं थी। जिनके पास शिक्षा थी वो आगे बढ़े और हमारे समाज में शिक्षा की कमी थी और कमी के कारण से हम सभी क्षेत्रों में आगे नहीं बढ़ सके। लेकिन समाज के लोगों में जब जब जागृति आई, समाज के बुद्धिजीवियों ने कई जगह कार्यक्रम चलाए, प्रतिभावान विद्यार्थियों के सम्मान समारोह भी लगातार पूरे राजस्थान भर में हो रहे सभी क्षेत्रों में, और अपने बच्चों और बच्चियों को पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद में धीरे धीरे जागृति आई तो थोड़ी थोड़ी भागीदारी सभी क्षेत्रों में अपने समाज की हो रही है। सरकारी नौकरियों में भी हो रही है, राजनीतिक क्षेत्र में भी हो रही है, प्राइवेट सेक्टरों में, व्यापारों में, उद्योगों में सभी जगह अपनी भागीदारी धीरे धीरे हो रही है। अब समय और भी आगे आने वाला समय फिर आने वाला है। पूरा का पूरा समय अभी नसीन्द्र युग है। समय पूरा का पूरा आने वाला आईटी का युग है।
आज अपन देखते हैं कि पूरा ऑनलाइन व्यवस्था सभी सेक्टर में हो रही है। सरकारी विभागों में सभी जगह, बैंकों में सब जगह ऑनलाइन व्यवस्था हो गई, धीरे धीरे और भी हो रही है, प्राइवेट सेक्टर में भी होगी। साथ ही साथ में आज जैसे आईटी का जमाना है, वैसे फेसबुक, गूगल, मोबाइल और इंस्टाग्राम जैसे बहुत सारे जो आईटी के सिस्टम है वो अभी डेवलप हुए हैं। आने वाले समय में और भी पूरी तरह से आईटी का जमाना आएगा। आने वाले समय में पूरी तरह से आईटी का जमाना आएगा और कैशलेस भी होगा। आज भी जैसे सारे कार्ड बन गए, भाई पैसा निकालना है बैंकों से सीधा मोबाइल से निकालो, कार्ड से निकालो, एटीएम से निकालो, सब जगह से पैसों का लेन देन अब धीरे धीरे बोर्ड के अध्यक्ष बता रहे हैं, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। पहले तो प्रहलाद जी ने कहा था कि मैं नहीं आऊंगा, लेकिन आज आकर इनके बहुत धन्यवाद। जयपुर वाला कार्यक्रम था, इसलिए जयपुर वाले में जाने का कहा था, लेकिन आप बता रहे समाज के महाराज जी का आशीर्वाद खींच रहे हैं। तो ये कैशलेस व्यवस्था भी धीरे धीरे हो रही है। 5 साल 10 साल के बाद में ये 500 के 100 के नोट, ये नोट दिखेंगे भी नहीं, पूरी की पूरी व्यवस्था कैशलेस हो जाएगी। तो आने वाला जो समय है कैशलेस व्यवस्था होगी, आईटी का पूरा सिस्टम लागू हो जाएगा, सभी क्षेत्र पूरे के पूरे मशीनरी युग आएगा। तो ऐसी परिस्थिति में इस जमाने के साथ में चलने के लिए, इस युग के साथ में चलने के लिए हम लोगों को उच्च शिक्षा की जरूरत होगी। भाई आज आने वाली शिक्षा तो हो गई, बच्चों को सरकार ने कह दिया है, हर जगह एक अभियान सा चला रखा है कि भाई कोई बच्चा या बच्ची अनपढ़ नहीं रहे। यदि किसी गांव में बच्चा और बच्ची अनपढ़ है तो उनका नामांकन करवाने की जिम्मेदारी सरकार की है और घर घर जाकर के नामांकन सरकार करवा रही है। स्कूलों की व्यवस्था खूब कर रही है, कॉलेज की व्यवस्था सरकार ने खूब कर रही है, लेकिन हम लोगों को उनका फायदा कब मिलेगा? जब फायदा मिलेगा हम अपने बच्चों और बच्चियों को पढ़ाएंगे और उच्च शिक्षा दिलाएंगे। भाई उच्च शिक्षा दिलाएंगे ना तो हमारे बच्चे और बच्चे पढ़ लिख करके योग्य बनेंगे, और योग्य बनेंगे तो आने वाले समय में ये सारा जो आईटी का युग आने वाला है उसका हम मुकाबला कर पाएंगे और हम दूसरे समाजों की तरह आगे बढ़ पाएंगे। और हमने यदि उच्च शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो हम वापस पिछड़ जाएंगे। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है, यहाँ पर जो विराजमान है बुजुर्ग लोग, उन्होंने तो जैसे तैसे अपने जमाने में समाज को अच्छा सलाह लिया, अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार समाज को अच्छा सलाह लिया, अच्छी व्यवस्था दी उन्होंने। लेकिन अब जो है ना, अब ये जमाना जो बदल रहा है, तो बदलते जमाने के साथ में हम सब लोगों को, बच्चों और बच्चियों को उच्च शिक्षा दिलाने की जरूरत है। भाई आज हम शादी ब्याह करते हैं, हम और दूसरे भी कई जगह सभामणि करते हैं, प्रहलाद जी के उधर सभामणि करते हैं, और कई जगह मेल मुकरण करते हैं, कई तरह के कार्यक्रम समाज में करते हैं। भाई करने के लिए कोई मना नहीं है, भाई पैसा आपने कमाया, आपका पैसा आपको खर्च करने का अधिकार है, लेकिन जिन चीज में जितनी आवश्यकता होती है उतना खर्च करना चाहिए। हम टेंट वालों को 25 लाख रुपए दे रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं। भाई 25 लाख का कोई 25 लाख की जगह 5 लाख में टेंट लगा करके पेट भी खर्चा कर अपनी शादी कर सकते हैं। हम भोजन कैटर्स वालों को कितना देते हैं?
15-15, 20-20 लाख रुपए कैटर्स वालों को देते हैं। अरे भाई, कैटर्स वालों को 15 लाख दो, वही काम अपन पहले परिवार वाले फोकट में करते थे भाई। पुरस्कार करने का काम परिवार के सदस्य बाबूलाल जी करते हैं, तब नहीं करते थे। सब जगह अपने परिवार के लोग मिलकर करते थे। आजकल 15 लाख उनको दे दो, एक शादी करते करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। भाई, खर्च करने का आपको अधिकार है, लेकिन मेरे साथ ही साथ में निवेदन इसलिए कर रहा हूँ कि उन खर्चों में थोड़ी कटौती करो, फिजूल खर्चों में कटौती करो और वो बचत करके इन बच्चों की पढ़ाई के ऊपर खर्च करो। और निश्चित रूप से आगे जाकर के ये पैसा आपके परिवार में काम आएगा, आपके परिवार का नाम रोशन करेगा, समाज का नाम रोशन करे और पढ़े लिखे होंगे तो जमाने के साथ चलेंगे, कहीं अटकेंगे नहीं, जिंदगी भर कहीं अटकेंगे नहीं। ये मेरा विशेष रूप से आप सबको आग्रह है। बाकी समाज सुधार के बारे में बाबूजी अभियान चला रखा है, संस्कारों के बारे में बाबूजी बताएंगे और नशा पता नहीं करना है, ये भी सारा बाबूजी बताएंगे। मैं तो आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि भाई, अभी मेरे पास जैसे आप सबके आशीर्वाद से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 मंत्रालय दे रखे हैं, पशुपालन, डेयरी स्थान, गोपालन, डेयरी। तो आप सबसे मेरा आग्रह है कि आजकल गायों की स्थिति बहुत खराब हो रही है। गो सेवा की जो है ना, पहले माता बहनें गाय की सेवा करते थे और घर में गाय पालती थी, लेकिन आजकल गाय पालना बंद कर दिया। जिस घर में ज्यादा गाय है तो वहां तो बेटी नहीं देते, वहां तो नहीं, ज्यादा पशु है तो वहां तो अपनी बेटी नहीं जानी है वहां तो अब गाय पालना जैसे धीरे धीरे बंद हो गया। तो अपने को एक भाई, पहले गाय पालते थे तो पहले अपने परिवार में सुख शांति रहती थी कि नहीं रहती थी? परिवार में एकता रहती थी, परिवार में सुख शांति रहती थी, परिवार में समृद्धि रहती थी और लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। पूरा परिवार एक रहता था, बड़ा कुटुंब होता था और कभी भी विवाद नहीं होता था। ठीक है, क्योंकि घर में गाय माता रहती थी। लेकिन जब से हमने गाय माता की सेवा करने बंद की है, गाय माता की उपेक्षा की है, गाय माता को रोड पे कचरा और गंदगी खाने के लिए छोड़ रखा है, तब से हमारे परिवारों में विघटन चालू हुआ, हमारे परिवारों में दुख आना चालू हुआ, हमारे परिवारों में झगड़े बढ़े हैं, हमारे परिवार में विवाद बढ़े हैं। ये सारा कारण है ना गाय